नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचिंग टॉक्स जीके जीएस और आज हम बात करने वाले हैं बिहार बजट 2026-27 के पूरे एनालिसिस और एग्जाम पॉइंट जो कि आपके एग्जाम जो बीपीएससी टीआरई 4 एंड 72वीं बीपीएससी एंड एईडीओ के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करें तो वो भी आ सकता है भाई उसमें भी। तो सबसे पहले ये जो समझ लेते हैं कि बिहार बजट 2026 का जो 3.47 लाख है जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बार जो फोकस था, मेन फोकस था रोजगार, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और महिला सशक्तिकरण पर। तो चलिए अब जो है सबसे पहले बात करते हैं, इसी चर्चा पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि पेश करता यानी कि जो पारित हैं जो बिहार बजट को लाए थे वो वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और ये उनका प्रथम बजट था। और इस बार जो इस बजट का थीम था संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। तो सवाल यहाँ से बनेंगे क्या? तो जी हाँ, आपका इस तरह से सवाल बन सकता है कि जो 2026-27 के बिहार बजट का थीम क्या है? तो आप बताओगे क्या? संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। अब हम बात करते हैं कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा है। ये हम वीडियो जो है पार्ट बाई पार्ट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि बजट का पैसा कहाँ से जाएगा, बजट का पैसा कहाँ से आएगा और इसको जो है किन किन क्षेत्रों में दिया जाएगा, ठीक है, विकास के लिए, और कौन कौन से विभाग में कितना खर्च हुआ, ये भी हम सब बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब देख लेते हैं कि जो कुल व्यय यानी कि बजट पारित किया गया है इसमें तो 2025-26 वाले देख लो कि 3,16,895 करोड़ है। ये पिछला बजट था भाई बिहार का। अब इसमें जो है इजाफा किया गया है 30,694 करोड़ का, लगभग जो है 10% की बढ़ोतरी हुई है। ये याद रखना कि पिछले बजट की तुलना में कितना परसेंट बढ़ोतरी हुआ है? 10% बढ़ोतरी हुआ है। अब जो बजट हो गया 3,47,598। अब ये बजट का पैसा कहाँ जाएगा? बजट तो पारित हो गया, अब उसको जो पैसा जो है भेजना तो पड़ेगा। तो कुल व्यय जो है 3,47,589 करोड़, ये दो पार्ट में जाएगा। एक तो राजस्व व्यय में यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा जो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि जिसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं, और एक राजस्व व्यय कहलाता है। राजस्व व्यय में जो गया है पैसा 2,84,133 करोड़, और पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो गया है 63,455 करोड़। अब राजस्व व्यय में क्या क्या पैसा में जाएगा? तो जैसे कि आपका पेंशन दादा दादी के जो नौकरी कर रहे हैं वेतन उसका जाएगा, आप जो कर्मचारी हो उनके लिए जाएगा वेतन। तो ये जो है 81.74% जो पैसा है वो बिहार में जो पेंशन से चल रहे हैं दादा दादी लोग, जो आपका घर चल रहा है सैलरी से, वो उनके लिए जाएगा। और बाकी जो जाएगा 18.26%, ठीक है, वो निर्माण यानी कि बिहार के विकास के लिए, जो जैसे कि मेट्रोपॉलिटिशियन रेल विभाग और मेट्रो बनाया जाता है ढांचागत विकास के लिए, ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यही। अब देख लेते हैं सरकार का ये पैसा कहाँ से आएगा। अब तो सिर्फ पैसा तो देगा नहीं सरकार, पैसा तो मांगेगा भी। तो कुल प्राप्तियां जो होगी 3,47,757 करोड़, ये व्यय से अधिक है भाई। अब राजस्व प्राप्तियां जो होगा, ठीक है, तो ये जो राजस्व का स्वयं का कर होता है, एक टैक्स होता है, तो टैक्स के रूप में आपसे वसूलेगा 65,800 करोड़। फिर जो है केंद्र करों में हिस्सेदारी लेकर यानी कि सेंट्रल से, जैसे कि बिहार से है तो सेंटर में जो भी सरकार है, जैसे कि नरेंद्र मोदी का सरकार है बीजेपी से, तो बीजेपी से भी तो वहां से पैसा उठाएगा कि हमको सरकार दो, हमको स्टेट में बांटना है कि नहीं। तो वो जो है बाकी 1,58,171 करोड़ केंद्र से मांगेगा। फिर जो है केंद्र से सहायता के रूप में मांगेगा 51,896 करोड़, कहेगा कि हमको इतना सहायता दो और हम जो है यहाँ पे खर्चा करने वाले हैं, दिखाएगा। जैसे कि आप कैसे पापा के कहते हो कि हमको 4,000 रुपया दो, जिसमें कि हम 2,000 रुपया रूम रेंट दे सके, 1,000 रुपया गल्ला के लिए, 1,000 रुपया वो जो है घूमने यानी कि पॉकेट खर्च के लिए मांगते हो कि नहीं। अब ये 4,000 ये आप हो सेंट्रल, सॉरी स्टेट, जैसे कि बिहार हो,
और ये जो पापा जो आपके पैसा लाए, आप मान लो कि ये सेंट्रल से ला रहे हैं, सेंट्रल से ला रहे हैं कि नहीं, और आपको ये दे रहे हैं। समझ में आया कुछ? तो ये रहा इंग्लिश में और ये रहा हिंदी में। तो हिंदी वाले हमने बता दिया, तो इंग्लिश में तो समझ ही जाओगे भाई, है कि नहीं? कि जैसे कि राजस्व में व्यय सबसे ज़्यादा 81, कैपिटल में अभी हमने बताया 18 पॉइंट, और कैपिटल रिसिप्ट जो होगा 62 होगा, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो होगा, और रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स के रूप में लिया जाएगा, केंद्र से मांगा जाएगा, केंद्र से सहायता लिया जाएगा। ठीक है। हाँ, अब अगला देख लेते हैं। परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट आंकड़े बनेंगे, जो कि VBI है, ठीक है। जो फिजिकल डेफिसिट होता है, जिसे हम GSDP का, ये अधिकतम सीमा जो है 3% निर्धारित होगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, 1 मिनट। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार जितना कमाती है और जितना खर्च करती है, जैसे कि सरकार को जितना पैसा कम पड़ रहा है, जितना पैसा कम पड़ रहा है वो होता है फिजिकल डेफिसिट। समझ में आया? यानी कि अधिकतम जो है 3% फिजिकल डेफिसिट पड़ रहा है। अब ये निकालते कैसे हैं? जो यानी सरकार जो है कर्ज लेकर खर्च को पूरा कर रही है, उसमें जो है 3% कर्ज ले रही है, ये होता है फिजिकल डेफिसिट। यानी कि सरकार का उधार लेने वाला हिस्सा है। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ, सरकार का उधार लेने वाला हिस्सा। अब तो समझ जाओगे, सरकार भी उधार लेती है। अब इसको कैसे निकालते हो भाई? फिजिकल डेफिसिट, यहाँ पे 1 सेकेंड रुकना, पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे देख लो, FISCL, ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। और रिसिप्ट्स मैंने बताया, और टोटल रिसिप्ट जो रेवेन्यू कर के द्वारा सेंट्रल से और बाकी जो है सहायता से मांगेगा। ठीक है, ये ही सहायता आपको फिजिकल डेफिसिट में चला जाता है। अब तो समझ में आ गया भाई। चलो, अब देख लेते हैं रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है। रेवेन्यू सरप्लस मतलब राजस्व अधिशेष, बचत। यानी कि जब सरकार की रेवेन्यू, यानी कि सरकार की जो इनकम होगी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है, यानी कि खर्च करने से, खर्च तो कर दिया लेकिन बच गया, वो होता है राजस्व बचत। यानी कि सरकार का रोजमर्रा खर्च, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सरकार का रोजमर्रा खर्च के बाद बचा हुआ पैसा। अच्छा, कैसे आप लोग करते हो कि 4,000 में कैसे करके 200-300 बचा लेते हो मोबाइल रिचार्ज के लिए? वो आपका जो हो गया रेवेन्यू सरप्लस हो गया। क्या हो गया? रेवेन्यू सरप्लस। ऐसे समझो ना भाई। तो इसको कैसे निकालोगे रेवेन्यू सरप्लस को? तो इसको हम निकालते हैं इस तरह से, यहाँ पे ध्यान देना। रेवेन्यू रिसिप्ट सही है ना, माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखना भाई, ये सब निकालने का तरीका है। अब देख लेते हैं वार्षिक स्कीम बजट। ये वार्षिक स्कीम बजट में क्या ही कर सकते हो, मतलब क्या होता है कि सरकार जो हर साल योजना, यानी कि स्कीम नई नई लाती है कि नहीं। अभी जो है जो ग्रुप में महिला होती है उन लोगों के लिए पैसा बांट के स्कीम लाया कि नहीं, यानी कि ये एनुअल स्कीम बजट होता है। जैसे कि शिक्षा की योजनाएं, स्वास्थ्य योजनाएं, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि योजनाएं, महिला योजनाएं, ये सब होता है। और इसमें जो पूरा कुल व्यय कर रही है लगभग 35%। भाई सोच लो, 35% खर्च कर रही है, जिसमें कि आ जाते हैं शिक्षा योजनाएं। देखो हम बात करेंगे भाई, यहाँ जो इंग्लिश में दिया गया है वो यही अपने हिंदी में पढ़ा वही है।
बाकी देखो शिक्षा पे कितना खर्च करेगा, ग्रामीण विकास पे कितना, स्वास्थ्य विभाग में कितना खर्च करेंगे, वो हमको यहाँ पे दिया गया है। तो बाकी जो है बना बता लो भाई। तो इसमें याद रखना पॉइंट कि शिक्षा विभाग के लिए 68,216 करोड़ यहाँ पे ट्रिक दिया गया है भाई, इसको ध्यान मत दो। अगर देना ही है तो जैसे कि छो आठ, 8 को 3 मानो और ये छो के पावर क्यूब कर दो 216, यानी कि 68,216 इस तरह से। और ये परसेंटेज में निकालोगे तो 19.63% जो है एजुकेशन पे सरकार जो है खर्च करेगी। फिर जो है ग्रामीण विकास यानी कि गांव वगैरह में विकास करने के लिए 23,701 करोड़ रुपया। अब आपका तो हेल्थ भी जरूरी है कि नहीं, ऑपरेशन वगैरह ये सब देखना होगा, ओटीजी ओटीपी ये सब ओपीटी। तो 21,270 करोड़, और ये इंग्लिश में रहा। ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा के लिए देख लो, ऊर्जा के लिए 18,737 करोड़, रोड सेक्टर के लिए 8,716 करोड़। भाई ये ट्रिक वाले बहुत मज़ेदार ट्रिक है। अब देख लो अन्य प्रमुख सामाजिक एवं ढांचागत आवंटन जो कि सामाजिक विकास के लिए, भाई एससी एसटी कल्याण के लिए दिया गया। एससी में जिसको मिला है 19,603 करोड़, एसटी के लिए बात करते हैं तो 1,648 करोड़, और अन्य विभागों के लिए 132 करोड़। अब रोड के लिए तो पता ही है 18,000 हमने बताया। अब पंचायती राज भी तो जरूरी है, मुखिया वगैरह ये सब, जैसे कि मुखिया लोग ही करेगा, गांव में ढलैया करवाएगा आपके लिए, नल जल और वो क्या कहते हैं, पोखरा तालाब, तो 10,995 करोड़। और बिजली के लिए 18,737 करोड़, जो कि अभी बिहार में बिजली फ्री मिल रहा है ना यूनिट, तो उसको भी तो पैसा देना पड़ता है, तो उसके लिए 18,737 करोड़ सरकार दे रही है। और ये 16वें वित्त आयोग का अनुदान है 7,893 करोड़, जिसमें कि एसडीआरएफ को मिला है 1,721, पंचायत को, नगर निकाय को, सारे अलग अलग सबको दे दिया गया है। ये रहा आपको इंग्लिश में भाई, जो हमने अभी हिंदी में बताया। अब देख लेते हैं कृषि। भाई एग्रीकल्चर तो है बिहार। एग्रीकल्चर के लिए जैसे सबसे पहले प्रथम रैंक पे रहा मखाना में 85%, लीची 23%, अंडा में भी करेगा। तो दूसरा जो हो जाएगा मक्का, चौथा हो जाएगा शहद, पांचवा हो जाएगा चावल, गेहूँ, मांस। ये सब जो है सबसे ज़्यादा बजट यानी कि पारित क्यों करता है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा रेवेन्यू देता है सरकार को, इसीलिए तो, है कि नहीं। अच्छा रोड में क्यों खर्चा करेगा, रोड टैक्स से ज़्यादा पैसा लेगा, टोल टैक्स से ज़्यादा लेता है, और उसको फैसिलिटी देगा तभी तो वो जनता लोग उसको टैक्स से देगा, वो टोल टैक्स, है कि नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं 2026-27 की जो प्रमुख नई योजनाएं एवं घोषणाएं थी। किसान सम्मान निधि यानी कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, किसानों को 3,000 अतिरिक्त प्रति वर्ष देना, ये होता है किसान सम्मान निधि, बिहार में है। अच्छा ये केंद्र सरकार में है जो 6,000 का देता है किसान बल्ले को, और ये 2-2 हज़ार के स्कीम पे देता है 3 भाग में, ठीक है, वो भी याद रखना। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। कितना किया गया है, 1 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। स्वास्थ्य में बात करते हैं तो बेगूसराय में एक नया कैंसर अस्पताल है, जिसमें कि 108 नई शहरी चिकित्सा केंद्र बनेगा। वृद्धा लोगों के लिए सबका सम्मान सबका जीवन आसान, ये घर पर स्वास्थ्य सुविधा व संपत्ति पंजीकरण है। मतलब दादा दादी बूढ़ा बूढ़ी लोगों के लिए आजीविका, 200 नए तरकारी आउटलेट आजीविका, यानी कि 135 नई जीविका दीदी की रसोइयों के लिए है जो है बांटा गया है। देख लेते हैं यहाँ पे पटना मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पटना मेट्रो जो है अभी फिलहाल में नोटिस में है, इसलिए इसकी कुल लंबाई देख लेते हैं 32.50 किलोमीटर है। ये 6 अक्टूबर 2025 से 3.95 किलोमीटर पर जो है शुरू हो चुका है, बाकी जो है अभी नहीं बना है। सौर ऊर्जा अगले 5 वर्षों में 500 मेगावाट के रूप टॉप सोलर, जिसमें कि 58 लाख बीपीएल घरों के लिए 1.1 किलोवाट प्लांट यानी कि 100% सब्सिडी आपको दिया जाएगा। और आपके छत पे जैसे बीपीएल में मिलता है अनाज दाल, तो एक कार्ड बनाओगे और उस पर आपके छत पे सोलर प्लेट लगेगा, और हर सोलर प्लेट से आपको 1.1 किलोवाट जो है बिजली उत्पन्न हो जाएगा। उद्योग में भी समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, ऐसा थीम बनाया गया कि यानी कि पुरानी बंद चीनी मिल को अब फिर से चालू करेगा।
और विरासत के रूप में बिहार के देख लेते हैं कि वैशाली में जो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का है उसका निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें कि 550 करोड़ दिया गया है, अनुदान दिया गया है मरम्मत के लिए। रामसर स्थल में देख लेते हैं कि अभी जो बिहार के कुल 6 गो गया है, और नया नया जो है गोगा बेग झील, ये जो कि कटिहार में है। गोगाबे झील जो है कटिहार में है, ये कैमा नंबर का है तो 94वां नंबर का बना है। और अन्य में देख लेते हैं गोकुल जलाशय भी है, उदयपुर झील है। गोकुल जलाशय कहाँ है तो बक्सर में है। 2070 का जो है टारगेट है कि इस पे जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ, यूएनईपी यही होता है, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन बनाया गया है। अब हरियाली एवं विरासत में देख लेते हैं, हेरिटेज ट्री ऐप में 32 जैव विविधता विरासत वृक्ष है। जल जीवन हरियाली में 3.39 करोड़ का पौधारोपण जो है बोला गया है। ऐसा बात करेगा नहीं भाई। 7 निश्चय योजना जो है ये 3.0 है, जिसमें कि 5 संकल्प है। पहला क्या हो जाएगा, दुगना रोजगार देना, दुगनी आय होना। दूसरा हो जाएगा समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, ये तो थीम ही था भाई, सोच लो। तीसरा हो जाएगा कृषि में प्रगति प्रदेश में समृद्धि, ये है 5 7 निश्चय योजना 3.0, याद रखना। और जिसमें कि 14,800 करोड़ अलॉट किया गया है। ये 5 संकल्प जो हैं मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसमें कि ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान को बताया गया है। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे पांचवा जो होगा सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, छठा जो होगा मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, और सातवां जो होगा सबका सम्मान जीवन आसान। ये है 7 निश्चय 3.0 बिहार का, याद रखना। और ये रहा इंग्लिश में भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है रिवीजन के लिए नोट्स जो है पढ़ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।